हाँ जी, कैसे हैं सभी लोग? शायद आपने पहले के सभी वीडियोस कवर कर लिए होंगे। टॉपिक अपना ईएमआई एंड एसी एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अपन शुरू कर रहे हैं। बीच में अपना एक जो सिस्टम बना हुआ था, एक दिन छोड़ करके एक दिन वाला, वो ब्रेक हो गया। ब्रेक होने का रीज़न है कि अपन इंडिया को वर्ल्ड कप जिता रहे थे, तो जैसे अपन कल वीडियो लेक्चर है वो अपलोड नहीं। कोई बात नहीं। टॉपिक अपने 4 लेक्चर में ये कवर हो जाएगा। ईएमआई एसी बचा है, अगला मैं ऑप्टिक्स का बना दूंगा, उसके बाद में अपना एक मॉडर्न फिजिक्स। तीन ही बचे हैं। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया, न्यूक्लियर आ गया, ये 3 पार्ट अपने में। तो 3 लेक्चर के अंदर ये कवर हो जाएगा अपना आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या गिवन है, बात सुनो पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द प्राइमरी ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। मतलब कोई भी मटेरियल मैग्नेटिज्म शो करता है, उसका रीजन अपने पास में क्या हो सकता है उस बारे में बात। जैसे अपन लोग एक तो जनरली बात करते हैं कि अगर मान लो कोई ऑर्बिटल करंट है, मान लो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में। ऑर्बिटल करंट की वजह से अपन एक करंट मान लेते हैं, और लूप जो है वो एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करता है, जो ये एटॉमिक करंट के कारण आएगा। तो अपन ध्यान हो तो अपन लोग एन आई ए भी लिखते हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स होता है। यहाँ सिंगल पार्टिकल की बात करें तो एन तो नंबर ऑफ टर्न्स लूप वगैरह में होता है। एम बराबर में लिख सकता हूँ यहाँ पर आई ए। और आई कौन है यहाँ पर? जो ऑर्बिटल अपने, जो ऑर्बिटिंग चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का अपना एक इंडिविजुअल स्पिन भी होता है, उसी स्पिन के कारण भी मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा। ठीक है, जैसे अपन डाईमैग्नेटिक के लिए बोलते हैं, तो डाईमैग्नेटिक में लास्ट जो ऑर्बिट आती है उसमें ऑपोजिट स्पिन कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो अपन लोग बोल देते हैं इस एटम का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है ना वो जीरो। नेट कितना होता है? जीरो होता है। स्पिन के कारण भी एक अपन ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा। और ऑर्बिटल करंट के कारण भी मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। तो अपन ये बोल सकते हैं एटॉमिक करंट एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स इंट्रिंसिक स्पिन। मतलब जो अपने एक्सिस के अबाउट जो स्पिन होता है, स्पिन क्वांटम नंबर भी अपन लोग पढ़ते हैं एटॉमिक फिजिक्स के अंदर, तो अपन लोग बोल सकते हैं दोनों इसके रीजन है। एटॉमिक करंट भी है और इसका जो अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्या गिवन है, बात सुनना। ये कह रहा था ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ करंट आई विद द फ्रीक्वेंसी ओमेगा इन एलसीआर सीरीज सर्किट। व्हाट इज द बैंडविड्थ? बात सोचना। मैं कह रहा हूं इसमें जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो 1 रेडियन पर सेकंड है, और इस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे जो करंट आ रहा है ना वो मैक्सिमम। क्या बताओ? मैक्सिमम। बैंडविड्थ जो होता है, उस बैंडविड्थ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन हाफ पावर पॉइंट। ठीक है, और हाफ पावर पॉइंट अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो, तो हाफ पावर पॉइंट उसको बोलते हैं जहां पे पावर कंज्यूम्ड जो होता है ना वो मैक्सिमम पावर का हाफ हो। एक तो ये बात बोलते हैं। अच्छा, पावर मैक्सिमम कौन से सर्किट में होता है भाई? पावर मैक्सिमम होता है जिसको अपन आर सर्किट। और आर सर्किट अपन जब बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। तो कोई भी एलसीआर सीरीज सर्किट जो होता है उसका इंपीडेंस जेड बराबर आर के बराबर होता है, तो अपन बोलते हैं आर सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब जो ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है इस पर पावर कंजप्शन मैक्सिमम है। तो ऐसी फ्रीक्वेंसीज आएंगी जहां पे पावर कंजप्शन इसका आधा होगा। और जहां आधा होता है तो करंट का अपन जो रिलेशन बनाते हैं वो पीक करंट का बाई रूट 2 होता है। अब यहां अपने पास में पीक करंट बोलो कितना है? 1 है। तो अपॉन में लिखेंगे 1/√2, तो मैं बोलूंगा वैल्यू 0.70। बात समझ आ गई होगी सर, 0.707। तो मैं बोल सकता हूं देखो यहां से थोड़ा अपने पास जो करंट आएगा वो 0.5 और इसके बीच में कहीं आएगा। इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि जो मेरे पास में फ्रीक्वेंसी जो ये होती है, ये जितना इससे कम होती है, एक तो कम होती है, उतना ही डिफरेंस इससे क्या होता है? ज्यादा होता है। तो बैंडविड्थ इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं चेक करता हूं, इन दोनों का डिफरेंस तो ये 1 है। तो 1 तो आंसर होगा नहीं, और मोर देन 1 भी नहीं होगा। तो अपने पास में इसका जो आंसर आएगा ना वो लेस देन 1 आएगा। अब देखो लेस देन 1 में इसमें पॉसिबिलिटी 3 दे रखी है। 3 दे रखी है। तो मैं मेरी तरफ से इसका कोई सुटेबल आंसर नहीं दूंगा। कारण क्या? देखो अपने को कोई डाटा तो इसके अंदर दिया हुआ नहीं है, ना रेजिस्टेंस गिवन है, ना आर गिवन है, एल गिवन है। अगर वो भी गिवन होता तो अपन लोग इसमें क्या करते हैं, बैंडविड्थ का एक फॉर्मूला आता है, आप लोग सब जानते हो, और बैंडविड्थ को अपन लोग आर बाई एल लिख सकते हैं। लिख दे बताओ, आर बाई एल। तो ऐसा कुछ तो दिया हुआ नहीं, और लेस देन 1 यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि 1 के करीब होगा, 1 के करीब होगा। जैसे मान लो 0.00707 है तो 70% के आसपास है। तो 1 के आसपास मान लेते हैं, ज्यादा डिस्टेंस तो आएगी नहीं। देखो तो पास पास आएगा, तो 0.4 और 0.6 में से मैं कोई आंसर इसमें रिकमेंड करूंगा। बट मैं मेरे एंड पे श्योर नहीं बोलूंगा। अब केवीएस ने, एग्जाम ने आंसर की ने, इसका जो कुछ भी माना होगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट सुनना ध्यान से। क्या कह रहा है? ये कह रहा है एन 100 वॉट, जो अपने पास में ये क्या कह रहा है, 100 वॉट incandescent bulb is connected to an AC source that can give
1 वोल्ट पीक वोल्टेज सप्लाई। द आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब इज, देखो बल्ब का मतलब कौन होता है? बल्ब का मतलब तो रेजिस्टेंस ही होता है, आर ही तो बोलते हैं अपन लोग। और इसमें अगर मैं पावर एवरेज पावर कंजप्शन निकालूं, एवरेज पावर कंजप्शन का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और साथ में अपन लोग लिखते हैं कॉस फाई। और आर सर्किट का सब आप जानते हैं, फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट का जीरो होता है, तो कॉस फाई को पावर फैक्टर भी बोलते हैं, और पावर फैक्टर का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। तो अपने पास में जो फॉर्मूला बचा, उस फॉर्मूले की वैल्यू है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और ये बन गया कॉस फाई का वैल्यू 1 हो गया। ये कह रहे थे आर एम एस करंट थ्रू द बल्ब विल बी, देखो अपने को आरएमएस करंट निकालना है, और वोल्टेज गिवन है वो पीक वोल्टेज गिवन है, और जो पावर कंजप्शन है वो भी 100 वोल्ट का पावर कंजप्शन है। चलो कोई बात नहीं, अपन इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैं काम करता हूँ, ये एवरेज पावर हो गया, इसको मैं लिखूंगा वी नॉट बाई टू, वी नॉट बाई रूट टू, इंटू में ये आएगा आई नॉट बाई रूट टू। तो मेरे पास में जो वैल्यू बच गया, मेरे पास जो वैल्यू बच गया, इस अपने को आई नॉट बाई रूट टू को अपन लोग क्या बोल सकते हैं बताओ? आई आर एम एस बोल सकते हैं, और वी आर एम एस को लिख सकते हैं अपन लोग वी नॉट बाई रूट टू लिख सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो आई आर एम एस का जो वैल्यू मेरे पास आया वो आया पी एवरेज इंटू में रूट टू डिवाइडेड बाय मेरे पास आ गया वी। ठीक है भाई, अब बताओ एवरेज वैल्यू कितना है? 100 है, 100 रूट टू आ गया, डिवाइडेड बाय बोलो वी नॉट का पीक वैल्यू कितना है? 311 है। अब इसको अपन लिख सकते हैं, रूट टू का वैल्यू बोलो कितना आएगा? 1.414 आएगा। अपन लोग लिखेंगे तो 100 इंटू में 1.4 डिवाइडेड बाय अपन बोलेंगे 311। 1.4 का मतलब मेरे पास में वैल्यू आ गई यहाँ से, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नियर बाय ये मान के चलो अपने पास में 140 आ गया। 140 बटे में बोलो कितना आ गया? 311 आ गया। 140 में अगर मैं 311 का डिवाइड करता हूँ, एक बार अपन थोड़ी कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं ताकि अपना टाइम कंज्यूम नहीं। बात सुनना, देखो अपने पास में जो ये वैल्यू बनेगी, इस वैल्यू को अपन लोग बोल सकते हैं 140 डिवाइडेड बाय 311 है, तो अपने पास में आ गया 0.450 आ गया। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? फोर्थ हो जाएगा। ये करंट कौन सा करंट है बताओ? मजा आ गई होगी बात सबको। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 4। क्या गिवन है, ध्यान से सुनो। एन इन इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ 100 गीगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन। एम वेव का सवाल आ गया भाई। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, अलोंग ए मैग्नीट्यूड ऑफ, ये क्या कह रहा है? हैविंग ए मैग्नीट्यूड ऑफ 9.3 वोल्ट पर मीटर, द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी। देखो बात सुनना सारे ध्यान से, अगर अपन इस वैल्यू को कैलकुलेट करें ना, तो ये कह रहा है कि वेव जो जा रही है वो एक्स डायरेक्शन में, ये तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया, वी कैप बोल देते। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरे पास में बताओ कौन सी डायरेक्शन में? ठीक है साहब, तो अपन ने बोल दिया अपने पास में वाई डायरेक्शन का मतलब 9.3 वोल्ट पर मीटर हो। अब मुझे यहां से किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक फील्ड का फाइंड आउट। आप एक जनरलाइज बात याद करें कि अपने पास में जो चलो पहले डायरेक्शन की बात तो बाद में करते हैं, जैसे अपन स्पीड की बात करते हैं ना, स्पीड की बात करते हैं, तो अपने पास में v का जो फॉर्मूला आता है वो e अपॉन बी आता है। v का फॉर्मूला जो मेरे पास में आता है वो बताओ कितना आता है? e अपॉन बी आता है, ठीक है। अच्छा, e का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? 9.3 वोल्ट पर मीटर है, और b का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो b का वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास में e अपॉन में v आ जाएगा। अब बताओ e कितना है भाई? e का वैल्यू है मेरे पास 9.3 वोल्ट पर मीटर। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 इंटू 10⁸ है। तो मेरे पास जो ये आंसर बन गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 3.1 इंटू में 10⁻⁻8, ये अपने पास में टेस्ला के बराबर आ गया। ठीक है भाई, चलो ये कंडीशन तो अपन ने मान, मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, 3.1 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। बट अपने पास में ऐसे देखो, सेम इसी डायरेक्शन में तो वेव प्रोपगेट करेगा नहीं, तो अपने को चेक करना पड़ेगा के कैप में जाएगा या अपने पास, सॉरी, माइनस के कैप में जाएगा या के कैप में जाएगा। ठीक है भाई। अब अगर मैं पॉइंटिंग वेक्टर की बात करता हूं तो आप याद करो, वेव प्रोपगेशन पॉइंटिंग वेक्टर तो ई क्रॉस बी से लिखा जाता है, लिखा जाता है ई क्रॉस बी से लिखा जाता है। तो अगर मैं इस वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शंस की बात करता हूं, ई और बी दोनों म्यूचुअली क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और अपन जब इसकी डायरेक्शन निकालते हैं तो वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफाइन करता है, पॉइंटिंग वेक्टर को डिफाइन करता है। ई क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आएगा वो एस कैप आएगा। ई क्रॉस बी निकालेंगे तो ई ऊपर है, बी अगर मान लो प्लस के कैप में आ जाए, बाहर आ जाए, तो अपन लोग बोलेंगे वेलोसिटी का डायरेक्शन जो आएगा इसका वो कौन सा आ जाएगा? आई कैप। मैग्नेटिक फील्ड में बोल दूंगा यहाँ कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? के कैप के अंदर जाएगा। मैग्नीट्यूड इसका 3.1 इंटू 10⁻⁻8 के कैप टेस्ला के बराबर हो जाएगा। आगे बात समझ में? नेक्स्ट मुद्दा देखो,
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो ध्यान दो। ये कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट I1 एंड I2 आर सेट इन टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स इन ए प्लेन एज शोन। द रेडियाई ऑफ टू कॉइल्स आर 1 सेंटीमीटर एंड इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट इज अबाउट। इंडक्टेंस अपने को फाइंड आउट करना है, चलो क्या बात है। म्यू नोट अपने को यहाँ पर गिव। चलो जी बढ़िया। अब मैं एक काम करता हूँ, देखो इंडक्टेंस का, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या हो गया, कोई एक लूप में से मैग्नेटिक फ्लक्स को दूसरे वाला लूप इफेक्ट करता हो, दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करता हो। तो मैं कहता हूं कोई भी लूप अपने मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा सेंटर पे, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2r होता है। ठीक है भाई। अच्छा एक बात सोचना ध्यान, जब भी अपन लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखते हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब ये होता है कि अपन लोग जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोपोर्शनल टू आई बनाएगा। ठीक है, तो अपन लोग इसको क्या लिखते हैं, देखो M21 या मैं बोल देता हूं M12, ये प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू रखता हूं तो M प्रोपोर्शनल टू आई आता है। आई किसका, दूसरे वाले का बोल दिया अपने, ठीक है, दूसरे वाले पे डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस तो। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो अपने पास में M प्रोपोर्शनल टू आई आता है और अपन लोग ये बोलते हैं कि जो फाई होता है, सॉरी गड़बड़ लिख दिया, फाई प्रोपोर्शनल टू आई आता है। और यहां से एक प्रोपोर्शन कांस्टेंट आता है जिसको अपन लोग बोलते हैं M इंटू आई के बराबर। और फाई कौन होता है, नेट फ्लक्स, जिसको अपन B इंटू ए लिखते हैं, फाई नेट होता है। अब एक बात सोचना, बड़े वाला जो लूप है इसके सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2r2। ठीक है, अब इसका जो रेडियस है ना, ये वाला r, इस बड़े वाले की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है। इसका मतलब ये रीजन कन्फाइंड, मतलब बहुत कम स्पेस में कन्फाइंड है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ जो दूसरे लूप का फील्ड होगा मैं उसको ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मान सकता हूं। और ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मानेंगे तो पहले लूप से जाने वाला जो फ्लक्स होगा उसका वैल्यू होगा B2 इंटू A1। B2 का वैल्यू बोलो कितना, म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2r2 इंटू में एरिया का वैल्यू बताओ भी कितना, पाई R1। ठीक है, अब देखो फाई बराबर कौन होता है, M इंटू I2 होता है। तो अपने पास में M का जो वैल्यू आएगा वो आएगा म्यू नॉट I2 इंटू में, बोलो यहाँ कौन आया, पाई इंटू में R1 स्क्वायर, आई टू को तो छोड़ देते हैं, म्यू नॉट आई यहाँ पे बन गया अपने पास में पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r2 और इंटू में बोलो कौन आ गया, I2 आ गया। तो अपने पास में टोटल जो फ्लक्स की वैल्यू है, मैंने टोटल फ्लक्स लिख दिया। अब इसमें मैं इसको अगर चेक करूंगा तो ये अपने पास में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M की वैल्यू में सारी वैल्यूज यहाँ रखूंगा तो सोल्व कर दूंगा। अब दूसरी बात सुनो सर, मैं इसका फील्ड लेकर के, पहले वाले लूप का फील्ड लेकर के दूसरे का फ्लक्स क्यों नहीं लिख रहा, बिल्कुल नहीं लिख रहा। इसका रीजन है, क्या रीजन है बात सुनो। अपन जो टोटल फ्लक्स लिख रहे हैं उस टोटल फ्लक्स में मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया लिख रहा हूं। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया में यूनिफॉर्म माना हुआ है। लेकिन ध्यान दो, इस वाले लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जो B1 बनेगा, क्या A2 थ्रू आउट A2 यूनिफॉर्म है, नहीं है। इसका मतलब ध्यान दो, मैं क्या करूंगा कि भी अपने पास में अगर इसका फील्ड मानूंगा ना, मैं इसका फील्ड मानूंगा, अगर B1 का फील्ड मानूंगा तो फिर मुझे एरिया तो यही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्लक्स जो है वो इतने एरिया से पास कर रहा है, बाकी में से तो पास ही नहीं कर रहा। इसका मतलब ये करो ना, बड़े वाले का अपन इसके रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। बात समझ आ गई होगी भाई। अगर मान लो मैं पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड लेता हूं और मैं बोलता हूं पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स दूसरे वाले लूप में से पास कर रहा है, लेकिन दूसरे वाले लूप के टोटल एरिया में से थोड़ा ना कर रहा है, दूसरे वाले लूप के तो इतने ही एरिया में से पास करेगा, तो बात तो वहीं आ गई ना, आंसर तो यही आना है, आंसर में तो कोई बदलाव आएगा नहीं। बात, चलो जी सॉल्व कर लेना आप वैल्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, थोड़े थ्योरेटिकल आ गए हैं, और मेरा पर्सनल सजेशन है जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड किताबें हैं में पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये कौन कौन से एटम एग्जांपल्स हैं ये याद कर लेना। ऐसे कम से कम भी इंफॉर्मेशन बेसिस 3 या 4 बार सवाल पूछे जा चुके हैं, और PYQ करने का यही मतलब है। क्या कह रहे, देखो बात सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज ए नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोल रहा है बताओ, नेगेटिव बोल रहा है। अब भाई थोड़ा ध्यान नहीं होगा, कह रहा है मैग्नीशियम हो गया, गोल्ड हो गया, क्रोमियम हो गया, निकल हो गया। तो अपने पास में ये तो भाई देखो, ये जो है ना, जहाँ तक मुझे ध्यान है, ये तो ये मैग्नेटाइज होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर। आई थिंक गोल्ड जो होगा वो डीमैग्नेटाइज होता है। मेटल जो होता है ना, मेटल, आपको ध्यान, मेटल नेचर में डाईमैग्नेटिक, नेचर में कैसा होता है, डाईमैग्नेटिक। और डाईमैग्नेटिक हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है, उसके अपोजिट मैग्नेटाइज होता है। और जो अपोजिट मैग्नेटाइज होगा उसकी ससेप्टिबिलिटी जो है ना, वो नेगेटिव ही आएगी। अपन लोग इसको बोल सकते हैं गोल्ड एग्जांपल होगा। और मेटल इसकी कैटेगरी में आता है, डाई मैग्नेटिक की कैटेगरी में हमेशा आता है। बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है। अगर क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा मैं नहीं करवाऊंगा आपको, ये मैं पिछले लेक्चर में आपको करवा चुका हूँ। लॉन्ग मेटेलिक रॉड है, 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड से जा रहा है, EMF इंड्यूस निकालना है, याद करो।
फॉर्मूला क्या था, 1/2 B ओमेगा L² वैल्यू रखो, खुद से सोल्व करो। देखो कितना आसान कर दिया मैंने आप PYQ वाला। और नहीं, एक दिन विचार आया कि भाई अपन को PYQ करवा देने चाहिए, तो कंसिस्टेंट हूँ मैं। और शायद किसी ने अगर इसको फॉलो किया होगा, मैं बार बार इसी लेक्चर के अंदर बोलता हूँ, तो 100% उसको बेनिफिट हुआ होगा, एक रूटीन बना होगा और इस बहाने PYQ भी कर लिया होगा। ठीक है। और थोड़े से आप लोग है ना एक्टिव रहा करो, ताकि मुझे भी पता लगे, कमेंट वमेंट के थ्रू थोड़े से कनेक्टेड रहो कि भाई कौन कौन कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। कुछ करते भी हैं, चलो बढ़िया बात। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्या गिवन है, देखो बात सुनो। ये कह रहा है कोई भी एक साइन वेव वोल्टेज है, पीक वैल्यू है इसका 141 वोल्ट। पी नोट बोल देता हूं 141 वोल्ट के। 50 हर्ट्ज अप्लाइड टू सीरीज एलसीआर सर्किट। आर का वैल्यू 3 ओम है, एक्सएल का वैल्यू 7 ओम है, एक्स सी का वैल्यू 3 ओम है। सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट एंड द पावर फैक्टर आर रेस्पेक्टिवली। देखो सर्किट में कितना पावर कंज्यूम हुआ और इसका जो पावर फैक्टर है उसका वैल्यू कितना आया। तो पहली बात तो देखो सर्किट एलसीआर सर्किट है, और एलसीआर सर्किट में अगर मैं पावर कंजप्शन का वैल्यू लिख दूं, यहाँ पावर कंजप्शन का वैल्यू रख दूं, तो अपने पास में फॉर्मूला आएगा, देखो एवरेज पावर बराबर पी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। अच्छा, कॉस फाई कौन होता है, पावर फैक्टर होता है, तो इसके बिना तो सोल्व होगा नहीं। तो पावर फैक्टर सबसे पहले अपन लोग निकाल लेते हैं। देखो ध्यान दो, तो आपको ध्यान हो, अगर इंपीडेंस ट्राइंगल ध्यान हो, फेजर डायग्राम्स अपन बनाते हैं। मैंने ये तो बोल दिया 3 ओम। ठीक है भाई, एक्सएल बोलो कितना है, एक्सएल का वैल्यू 7 है, एक्स सी 3 है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आता है वो ऑपोजिट फेज में आता है। तो दोनों मिलकर के एक रिजल्टेंट और इफेक्टिव वोल्टेज बनाएंगे, और वो इफेक्टिव वोल्टेज होगा एक्सएल माइनस एक्स सी। तो ये मेरे पास में आ गया 4 ओम। मैं बताऊं 4 ओम। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट अपन ने इधर बोला, इसका वैल्यू जो मेरे पास में आएगा, ये वैल्यू बन जाएगा मेरे पास में, ये बन गया Z। ठीक है भाई, Z बन गया, तो मैं बोलूंगा 10 फाई का वैल्यू, देखो ये 4 है, मैं इसको बोल देता हूँ ये 4 है। तो अपने पास में अगर मैं कोस फाई का वैल्यू निकालना चाहूं, तो कोस फाई बराबर बोलो कितना होगा भाई। कोस फाई का वैल्यू तो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस आएगा, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस आएगा तो कोस फाई तो है 3, और हाइपोटेनियस का वैल्यू मेरे पास में है 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 0। ठीक है साहब, तो पावर फैक्टर तो आ गया 0.6, इसका मतलब इन दो ऑप्शंस के अंदर से अपने पास में बन जाएगा। अब इस फॉर्मूले को मैं चेंज कर लेता हूं, ये बन गया वी, अच्छा इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आर एम एस स्क्वायर, आर एम एस स्क्वायर, बात सुनना देखो ध्यान से। तो ये बन गया वी आर एम एस। आई आर एम एस का वैल्यू बोलो क्या होगा, ये होगा वी आर एम एस बाई जेड, आर एम एस बाई जेड होगा। इनटू में अपने पास में कौन आ जाएगा, कॉस फाई आ जाएगा। अच्छा जेड कौन है भाई, यहाँ पर जेड होता है एलसीआर सीरीज सर्किट का इंपीडेंस। अगर किसी ने नहीं कर रखा है चैप्टर पढ़ लेना भाई साहब, है ना, थोड़ा देखो क्वेश्चन वोश्चन भी आ रहे हैं। तो मेरे पास में आ गया वी आर एम एस अपॉन में आया जेड, इनटू में मेरे पास में बन गया कॉस फाई। अब देखो वी आर एम एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी आर एम एस को मैं लिख सकता हूँ वी नॉट बाई रूट टू के बराबर। वी नॉट बाई रूट टू लिखूंगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो वी नॉट स्क्वायर बाई टू हो गया। तो मेरे पास में फॉर्मूला आ गया वी नॉट स्क्वायर बाई टू इंटू जेड। बोलो जेड का वैल्यू कितना है, 5 है, इम्पीडेंस 5 आ गया। अच्छा कोस फाई का वैल्यू बोलो कितना आएगा अपने पास में, 0.6 आ जाएगा। अब भाई साहब सारी वैल्यू आपको गिवन है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ, 141 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा 2 इंटू, ये जो वैल्यू आया था 5, ये तो हो गया 10, और यहाँ से अपने पास में जो वैल्यू आ जाएगी तो मैं लिख दूंगा 0.6। आप लोग इसको आराम से सोल्व कर लेना, आंसर बोलो किसके अंदर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आगे रिपीट होंगे, दोबारा नहीं बताऊंगा, याद रखना भाई, कि थोड़ा दिमाग पे जोर आना आपके लिए भी क्लियर। ओके, चलो जी, क्वेश्चन नंबर है 9। क्या कह रहा है, बात सुनो। ये कह रहा है इन ए रीजन ऑफ स्पेस देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, एक फील्ड गिवन है बी बराबर बी नॉट अल्फा एक्स आई कैप। इसका मतलब ये जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेगा वैसे वैसे एक्स बढ़ने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाएगा। तो बहुत बढ़िया। बी नॉट एंड अल्फा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, द ब्लॉक्स ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, इसका मतलब दोनों मेटेलिक आर सेपरेटेड वर्टिकली सस्पेंडेड इन इन एज स्ट्रिंग्स अटैच्ड टू रिजिड सपोर्ट इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो बात सुनना ध्यान से, बात सुनना। अगर मान लो मैं ऐसे बोलता हूं कि भी अपने पास में, जैसे अपन लोग ये बोलते हैं कि जो दोनों मटेरियल आए अपने पास में, एक तो कॉपर आ गया और एक एल्यूमिनियम आ गया यार। दोनों में शायद मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये तो एल्यूमिनियम तो शायद यार वो नहीं होगा शायद, एल्यूमिनियम तो पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक, जहाँ तक मुझे ध्यान।
कि सिंगल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। एक बार चेक भी कर लेना, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं। कॉपर जो होगा मेटल होगा, तो इसको तो अपन बोल सकते हैं डाईमैग्नेटिक। और डाईमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है भाई, ये रिपेल होता है। रिपेल होने का मतलब है स्ट्रेंथ वाले फील्ड से वीक फील्ड की तरफ डिस्प्लेस होगा। मैं कह रहा हूं इधर जाने पर फील्ड जो हो रहा है वो बढ़ रहा है। तो अगर मान लो यहां पे मैंने कॉपर की प्लेट लटका दी, तो कॉपर की प्लेट लटकाएंगे तो क्या होगा, ये रिपेल होने का मतलब स्ट्रेंथ वाले फील्ड से वीक की तरफ आएगा, इसका मतलब इधर दौड़ेगा। और जो पैरामैग्नेटिक होता है वो अट्रैक्ट होता है, इसका मतलब वो वीक वाले फील्ड से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएगा। और जैसे जैसे कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, तो ये इधर जाएगा वीक से स्ट्रॉन्ग की ओर। तो दोनों एक दूसरे से दूर जाने चाहिए। कह रहा है कॉपर एंड एल्यूमिनियम ब्लॉक्स मूव वर्ड्स माइनस आई कैप एंड आई कैप। ठीक है, कॉपर एंड आई कैप और माइनस आई कैप, बहुत ये तो अट्रैक्शन हो गया। तो अपन लोग बोल सकते हैं पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉपर जो होगा वो माइनस आई कैप में आएगा, और जो एल्यूमिनियम होगा वो प्लस आई कैप में आएगा। देखो आ रहे हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, पढ़ लेना ध्यान से, ज्ञानी मत बनना, बड़े मत बनना, ये थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर अपने पास में आ गया 10। क्या गिवन है देखो, बात सुनो, अच्छा सवाल है। Here a figure shows XY plane divided into three regions, 1, 2 and 3. There is no magnetic field in region 1 and 3. भाई यहाँ पे और यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो मोशन से अपने पास में किसी भी प्रकार का जो फ्लक्स होगा वो चेंज नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, PQRS एक लूप है, इसको सबसे पहले अपन ने शुरू किया है -L0 से। भाई साहब तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर है, इस वाले को बोल देता हूँ ये वाला पॉइंट 0, 0 है। इसको अपन ने -L से शुरू किया। And coil start moving with a constant velocity vi cap. Instantaneous induced EMF in coil versus x graph. अब एक बात सोचो, यहां तक तो कोई EMF जनरेट होगा नहीं जब तक ये वाला ब्रांच इसका x बराबर 0 पे आ जाए। अब जैसे मान लो इसको अपन कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाएंगे ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगी मान लो यहाँ। और मैग्नेटिक फील्ड में अगर एंटर किया तो मैं बोल सकता हूँ dt टाइम में एक ये डिस्टेंस है मेरे पास में dx, और इस dx को मैं बोल सकता हूँ vdt। अच्छा भाई, इसका साइड लेंथ बोलो किसके बराबर है, l के बराबर है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड में dt टाइम में एंटर किया, तो इसमें ये इतना एरिया मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया। और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने से इसमें फ्लक्स में एक चेंज आया, और फ्लक्स में जो चेंज आएगा उसको मैं लिख सकता हूं b इंटू डी ए। फ्लक्स में इंक्रीज आ गया, चलो भी बहुत बढ़िया। और अगर फ्लक्स में इंक्रीज आया तो मैं ऐसे बोल सकता हूं डी फाई बराबर, जो b का वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है, वैसे भी कांस्टेंट है, डी ए का वैल्यू बोलो क्या आएगा, l इंटू डी एक्स आएगा। तो अपन इसको लिख देंगे l इंटू वी डी टी के बराबर। अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू बोलो क्या होता है, माइनस का डी फाई बाई डी टी। तो अगर मैं लिखूंगा तो माइनस का बी एल वी तो आ जाएगा बाहर, और डी टी अपॉन डी टी का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो वैल्यू आया वो आया माइनस का बी एल और वी के बराबर। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, माइनस बी एल वी आ गया, बढ़िया है। अब एक बात सोचना, अब ये जैसे जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ चेंज इन एरिया इन मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा। और अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो अपन लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर होता है माइनस का डी फाई अपॉन डी टी, और अपन इसको क्या लिखते हैं, माइनस का डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए। बी कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है तो माइनस बी इंटू डी ए बाई डी टी है, तो चेंज इन एरिया तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। अब एक बात सोचो, ये पूरा लूप मान लो इसके अंदर आ गया, एल लेंथ अंदर आ गया। अब देखो एक बात सोचना, अब ये अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा एल से लेकर के 4L तक, तब तक इसमें फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, और फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं करेगा। इसका मतलब पहले माइनस बीबीएल आया, फिर देखो, फिर ये यहां से अगर बाहर निकलने का प्रयास करेगा, अब बाहर निकलने के दौरान फ्लक्स जो है वो इसमें से डिक्रीज करना शुरू कर देता है। और फ्लक्स अगर डिक्रीज करना शुरू कर देगा तो ईएमएफ का जो टेंडेंसी है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो जो पहले माइनस था अब वो ईएमएफ किस में कन्वर्ट हो गया बताओ, प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो अपने पास में देखो ये तो बनेगा नहीं, इंक्रीज तो कर नहीं रहा, इंक्रीज तो कर नहीं रहा, ये बोलो क्या है, कांस्टेंट है, माइनस वीबीएल है। और अपन लोग बोल सकते हैं ये वाला ग्राफ जो होगा इसके लिए करेक्ट हो जाए, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज इन एरिया के कारण से मैग्नेटिक फील्ड में जाने के कारण फ्लक्स में बदलाव आ रहे हैं, और फ्लक्स में अगर बदलाव आएंगे इसका मतलब ईएमएफ। क्लियर है बात, अपडेट मांग लिया है बोर्ड ने, पर थोड़ा वेट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, कोई सब बातें दोबारा से लेते हैं। ठीक है, L1C1R1 इज ए सीरीज LCR हैविंग एन AC ऑफ RMS वैल्यू, और ठीक है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी V कनेक्टेड अक्रॉस L2 C2 और R2
इन सेकंड सीरीज इसमें कह रहा है आरएमएस वैल्यू ई टू है और ई टू का वैल्यू मोर देन ई। चलो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कह रहा है एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड अक्रॉस फिगर सोर्स कर्व 1 and 2 फॉर द टू सर्किट्स, दो अलग अलग सर्किट हैं, वोल्टेज अप्लाइड अलग अलग है, और ये कह रहा है गिविंग ए प्लॉट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ करंट आई नॉट इन सर्किट वर्सेस फ्रीक्वेंसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा देखो एक बात सोचना, दोनों सर्किट्स को ध्यान से देखो, दोनों सर्किट्स को ध्यान से देखो। इस वाले का सेकंड वाले सर्किट का रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाले सर्किट के रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, जहां पे रेजोनेंस का कंडीशन आता है। अच्छा एक बात और सोचना, पहले वाले का बैंडविड्थ दूसरे वाले से कम है। याद करो मैंने बैंडविड्थ का फॉर्मूला लिखवाया था आपको। बैंडविड्थ का फॉर्मूला था मेरे पास में जो होता है वो आर बाय एल होता है। बात समझ आए? तो अपने पास में बैंडविड्थ जो अपने पास आया वो आर बाय एल आया। और अपन लोग बोल सकते हैं कि बैंड अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है ना, तो अपने पास में बैंडविड्थ भी कम हो जाती है। इसका मतलब पहले वाले का जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस दूसरे वाले की तुलना में क्या होगा? कम। आर वन लेस देन आर टू होगा, पहली कंडीशन तो ये आ गया। चलो अभी आर वन मोर देन आर टू, आर वन लेस देन आर टू, ऑप्शन ही एक बन रहा है यार, ये बन रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी देखो दूसरे वाले की ज्यादा है। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? तो अपन लोग बोल सकते हैं ओमेगा टू ग्रेटर देन ओमेगा वन है, तो अपन लोग बोलेंगे वन बाय रूट एल टू सी टू ग्रेटर देन आएगा वन बाय रूट एल वन और सी वन आएगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब अपन लोग बोल सकते हैं L1 C1 का जो वैल्यू होगा वो L2 C2 से ज्यादा होगा, तो अपन लोग बोल सकते हैं L1 C1 और भी L2 और C2। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार इसको पढ़ लेना, जो जो टॉपिक के क्वेश्चन आ रहे हैं स्मार्टली तैयारी करने का तरीका होता है, तो ढंग से जाकर के एक बार टॉपिक को पूरा पढ़ लो, ताकि इसके साथ साथ आपका चैप्टर भी कवर हो जाए, एक दिन में 2 दिन में आप कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या गिवन है, ध्यान दो। ये कह रहा है फिगर शोज एन एसी सर्किट पावर P1 इज कंज्यूम्ड इन द सर्किट, रेजिस्टेंस R इज रिप्लेस्ड बाय एन इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस R। रिएक्टेंस R का मतलब हो गया XL बराबर R। द पावर कंज्यूम्ड इन सर्किट इज P2, और P1 और P2 का अपने से कंडीशन पूछा गया है। ठीक है भाई, तो पहले वाले कंडीशन देखो, पहले वाले में रेजिस्टेंस R है, ये वाला रेजिस्टेंस 2R है, ये सारी कंडीशन सेम लगी रही है। तो मैं बोलूंगा सबसे पहले जो पावर कंज्यूम हुआ ना, उसका फॉर्मूला होगा वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू में मेरे पास में आएगा कॉस फाई आएगा, बताओ कॉस फाई। अच्छा आई आर एम एस को क्या लिख सकते हैं? वी आर एम एस बाई आर लिख सकता हूँ। कॉस फाई इसके लिए कितना होगा? 1 होगा। आर सर्किट के लिए अगर ये आर और आर टोटल बोलो कितना हो गया? 3R हो गया। तो एवरेज पावर कंज्यूम जो मेरे पास में हुआ वो वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3R आ जाएगा। ये तो कब है? जब ओनली ये जुड़ा हुआ। अब मैं कह रहा हूं यहां आर की बजाय मैंने इंडक्टर जोड़ दिया है, और इंडक्टर जोड़ दिया तो इस इंडक्टर का रिएक्टेंस एक्सएल बराबर आर के बराबर। क्या ध्यान दो भाई, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रिएक्टेंस हो गया। अब अपन इसको क्या करें? देखो इसमें कंडीशन ये आएगा, ये तो 2R हो गया। अगर मैं फेजर डायग्राम बनाता हूं तो भाई ये तो आ गया, जो वोल्टेज आता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इसके अक्रॉस वोल्टेज इससे पाई बाई टू फेज से सेपरेट रहेगा, VL आ गया। अब देखो ध्यान दो इधर, तो ये 2R हो गया और ये R हो गया। अगर अपन इस कंडीशन को बनाए तो ये अपने पास में XL बन गया, ये वाला R बन गया, दोनों का रिजल्टेंट आएगा इधर। बोलो दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ, मैं लिखूंगा इसको 4R स्क्वायर, प्लस में कौन आएगा? R स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू अपन लोग बोल सकते हैं R√5 आएगा। तो Z का वैल्यू बोलो कितना आ गया? R√5 के बराबर आ गया। ठीक है भाई, चलो अब अपने को क्या करना है, देखो ध्यान दो, अपने को ये वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज पावर दूसरे वाले में जो बनेगा उसको लिखूंगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस बाई जेड, क्योंकि अब आर नहीं रहा, इंटू कोस फाई। आप याद करो इंपीडेंस ट्राइंगल अपन ने बनाया था, तो इंपीडेंस ट्राइंगल में क्या बना था? देखो ये तो बन गया अपने पास में, अगर मैं वेक्टर बनाऊंगा तो ये तो एक्सएल वेक्टर हो गया, ये वाला कौन हो गया? आर हो गया, और ये जेड हो गया। जेड का फॉर्मूला बोलो कितना? अंडर रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर ये एक्सएल है तो मेरे पास ये भी एक्सएल है, और कोस फाई का वैल्यू हो गया आर बाय जेड के बराबर, है ना, इंपीडेंस ट्राइंगल से। तो अगर अपन इसको लिखेंगे आर बाय जेड, तो मैं बोलूंगा ये जो वैल्यू मेरे पास में बन रहा है ये तो हो गया जेड स्क्वायर के बराबर। कितना हो गया बताओ? जेड स्क्वायर के बराबर। तो अगला जो मेरे पास में पावर आया उसको मैं लिखूंगा वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको लिखूंगा तो बोलो कौन हो गया? जेड स्क्वायर, इंटू में कौन आएगा? आर आएगा। तो ध्यान से देखो, जेड का वैल्यू बोलो कितना था? R√5 था, तो ये हो गया 5R स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपॉन में जो मेरे पास में नया पावर बन गया उसका वैल्यू आया वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ की वैल्यू बचेगी मेरे पास में 5R। दोनों का अगर रेशियो निकालोगे तो मेरे पास में जो रेशियो बनेगा, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? आर आ गया, और ये मेरे पास में आ गया 5R के बराबर आ गया। आर एम एस स्क्वायर कॉस 5 या 3R हो गया है
लग रहा है। चलो पहले तो ये लिखा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई 1 होता है, आई आर एम एस को वी आर एम एस बाई आर लिख सकते हैं। क्या हो गया, वी आर एम एस स्क्वायर बाई 3 आर हो गया। ठीक है, चलो ये भी ठीक है। अपन लिखेंगे पी एवरेज पावर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई का वैल्यू होता है आर बाय जेड के बराबर है, आर बाय जेड के बराबर। ठीक, आर बाय जेड रखेंगे तो ये हो गया जेड स्क्वायर के बराबर। और आई आर एम एस को अपन ने वी आर एम एस बाई जेड लिख दिया था, है ना, वी आर एम एस बाई जेड लिख दिया। पी आर एम एस स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर इंटू में कौन आ गया, आर आ गया। ठीक है, अब जेड स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास में बोलो कितना है, जेड स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास में आर रूट 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का आर स्क्वायर। ये 5 आर स्क्वायर आया इंटू आर आया, यार मेरे पास तो 5/3 आ रहा है। एक बार कहीं कैलकुलेशन में मेरे से चेक गड़बड़ हुई हो तो आप लोग एक बार चेक कर, वैल्यू आ जाएगा 5 रेशियो। अच्छा, रेजिस्टेंस तो कुछ गड़बड़ नहीं कर दी है मैंने। ये कह रहा है पावर P1 कंज्यूम्ड इन, ये कह रहा है सर्किट रेजिस्टेंस आर इज रिप्लेस्ड बाय एन इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस आर। तो अपन ने शायद मेरे हिसाब से सही किया है, ये 2R एज इट इज रह गया, ये आर बन गया, तो रिजल्टेंट अपने पास में आ जाएगा 2R स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो शायद यही आना चाहिए। बाकी एक बार आप लोग थोड़ा खुद से भी कैलकुलेट करें, ये बन रहा है डेटा के अकॉर्डिंग तो मेरे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, बताने की बात ही नहीं है। इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी क्या होती है, हाफ एल आई स्क्वायर, बताने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। फॉर्मेशन बेसिस सवाल था, ये भी ज़्यादा कुछ बताने की बात नहीं। सोलेनोइड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, टर्न्स गिवन है, सेल्फ इंडक्टेंस याद करो। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू वी। पिछली स्लाइड में करवा चुका हूँ आपको, में करवा चुका। आदत है मेरी, फास्ट ही कराऊंगा, दिमाग फास्ट नहीं चलेगा तो कैसे काम चलेगा भाई, ध्यान रखना। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर जो 15 अपने को गिवन है उसमें क्या गिवन है, देखो ध्यान दो, सेम का सेम वही क्वेश्चन रिपीट है जो अपन ने रोड लिया था, मेटेलिक रोड लिया था। और इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपन ने निकाला था, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आया था, याद करो। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना था, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर के बराबर। अपने वैल्यू रखो भाई साहब, सोल्व कर दो। तेरे लिए तो बहुत आसान है, रिपीट होंगे, और रिपीट होंगे तो तुम्हारे लिए भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, सेम का सेम वो की वो बात। पीक वोल्टेज है 282 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी गिवन है, एलसीआर सर्किट में आर दिया हुआ है, एक्सएल दिया हुआ है, एक्ससी दिया हुआ है। इसमें पूछा है पावर डिसिपिटेड इन द सर्किट एंड द पावर फैक्टर आर, करवा चुका। डेटा चेंज हुआ है, आपको ही करना। कौन चेंज हुआ है, डेटा, बोलो क्लियर। पहले तो एक्सएल और एक्ससी का सॉल्व करो, दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आएगा 12, इस वाले का कितना दिया हुआ है 16, इंपीडेंस कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, कॉस फाई निकालो आर बाई जेड से, वो पावर फैक्टर हो गया। उसी से अपन इस सर्किट में पावर कंजप्शन निकाल सकते हैं, बोलो पावर कंजप्शन का फॉर्मूला क्या आएगा, पी एवरेज बराबर, ये पीक वैल्यू गिवन है ना, तो अपन लोग क्या लिखेंगे, वी आर एम एस स्क्वायर बाई जेड इंटू में, बोलो यहाँ पे कौन आएगा कॉस फाई। कॉस फाई का वैल्यू अपन यहाँ से रख सकते हैं, निकाल सकते हैं पहले से, एवरेज पावर यहाँ से निकाल। सेम का सेम क्वेश्चन है, डेटा चेंज हुआ है भाई साहब, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 17, ये कह रहा है टू आइडेंटिकल इंडक्टर्स L1 and L2 are connected in parallel. A time varying current flows as shown in the figure. I1 and I2 at any instant will be. चलो भाई बहुत बढ़िया। टाइम वेरिंग करंट है, दोनों में से फ्लो करेगा, करंट चेंज होगा, इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और अगर दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताओ क्या लिखेंगे अपन लोग, ये कह रहा है करंट I1 और I2 लिखेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डी बाई डी टी ऑफ, यहां से जो फाइनेट होता है, और फाइनेट को अपन लोग लिख सकते हैं एल आई के बराबर। क्या लिख सकते हैं बताओ, एल आई के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो एल आई के बराबर लिखेंगे तो ईएमएफ का वैल्यू तो आएगा बराबर आएगा, E1 बराबर E2 आएगा। इसका मतलब फाइनेट में रेट ऑफ चेंज भी क्या आएगा, बराबर आएगा। और फाइनेट का फॉर्मूला होता है, वो बोलो कौन होता है, L1 I1 बराबर मेरे पास में आएगा L2 I2 के बराबर। मैं बोल सकता हूं जो मेरे पास I1 अपॉन I2 होगा उसका वैल्यू मेरे पास L2 बाई एल है। बात ओके, तो आसान सवाल है, ऐसे आगे तो मामला बिठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। ये कह रहा है देखो, ये बार मैग्नेट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2.5 टेस्ला एंड प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2, सॉरी ये मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है, यूनिट गलत बोल गया मैं। वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेट फ्रॉम पैरेलल टू द पोजीशन ऑफ थीटा इक्वल टू π/3। याद होगा आपको फॉर्मूला, वर्क डन कैसे लिखते हैं, एम बी, और यहाँ से आता है cos θ1 माइनस का cos θ।
थीटा 1 कितना है, 0 है। थीटा 2 बोलो कितना है अपने पास में, पाई/3 है। पाई/3 का मतलब अपन लोग बोल सकते हैं 60 डिग्री है। तो यहाँ से वैल्यू रख दो और अपने पास किसका वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, 1। फॉर्मूला बेस्ड है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस थीटा लिखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हो जाएगा U1 माइनस U2 हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी नेगेटिव के अंदर आती है, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो। कल तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत ध्यान ही है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। चलो भाई क्वेश्चन देखो। करंट ट्रांसफॉर्मर, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल आर 400 एंड 3000। ठीक है भाई, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो गया। तो अपने पास में एनपी का वैल्यू मेरे पास आ गया 400, एनएस का वैल्यू मेरे पास में आ गया 2000। द पावर इनपुट टू द प्राइमरी कॉइल इज 10 किलोवाट और 200 वोल्ट है। इनपुट पावर देखो कितना है, इनपुट पावर मेरे पास में 10 किलोवाट के बराबर। एफिशिएंसी कितना है भाई, 90%। तो देखो एफिशिएंसी 90% हुआ, तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर जो आएगा वो मेरे पास में 0.9 आएगा। तो अपने पास जो आउटपुट पावर आया वो आउटपुट पावर का वैल्यू हो गया 0.9 इंटू इनपुट पावर कितना है 10, और साथ में आ गया अपने पास में किलोवाट। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास में 9 किलोवाट के बराबर। ये आ गया अपने पास में आउट। ठीक है भाई साहब, तो बहुत बढ़िया। अपने से पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये अगर आउटपुट वोल्टेज इज 1000 वोल्ट, ये तो गलत। आउटपुट वोल्टेज तो चेक करना पड़ेगा ना एक। अच्छा, आउटपुट पावर इज 9 किलोवाट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये तो सही बात है। क्या है, ये तो अपन ने चेक कर लिया। करंट इन द प्राइमरी कोयल, करंट इन द सेकेंडरी कोयल, ये चेक करना पड़ेगा अपने को। तो अब एक बात सोचो ध्यान से, कि जो मेरे पास में यहां से वैल्यू होता है, याद करो, अपन लोग लिखते हैं वीपी अपॉन वी एस बराबर एनपी अपॉन एन एस बराबर, और यहां पे आता है अपने पास में आई एस अपॉन। ध्यान है ना ये बात, तो अपन एक रिलेशन लगाते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ से। तो अपने पास में यहां से वीपी अपॉन, पहले तो यही चेक कर लेते, बताओ भाई अपने पास में सेकेंडरी कॉइल का जो वोल्टेज आएगा वी एस, क्या आएगा, वीपी इंटू में एन एस डिवाइडेड बाई एन आएगा, एन एस डिवाइडेड बाई एन पी आ जाएगा। ठीक है, तो अपन लोग अगर इसको बोलना चाहें तो अ, अपन लोग इसको बोल सकते हैं वी एस का जो वैल्यू मेरे पास में आएगा, बोलो वीपी कितना था भाई, वीपी तो अपने पास में 200 है। अच्छा, एन एस का वैल्यू कितना है बताओ, एन एस मेरे पास में है सेकेंडरी कॉइल में 2000 है, और डिवाइडेड बाय अपने पास में कितना आएगा बताओ, 400 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच गया 2 से, और ये डिवाइड करेगा, बोलो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ये अपने पास वोल्टेज आ गया। 90% जो अपन इसको बोल रहे हैं वो इसका एफिशिएंसी है। तो अपन लोग अगर प्राइमरी कॉइल की बात करें तो प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज बताओ कितना है, वोल्टेज अपने पास में है 200 वोल्ट है। तो बताओ इनपुट पावर जो होगा, इनपुट पावर वो होगा अपने पास में V प्राइमरी इंटू आई प्राइमरी। तो प्राइमरी करंट का जो वैल्यू होगा मेरे पास, वो बोलो इनपुट पावर कितना था भाई, 10 किलोवाट था, इंटू 10⁻3। और जो मेरे पास में प्राइमरी वोल्टेज है, उस वोल्टेज का वैल्यू बोलो किसके बराबर था अपने पास में, 200 के बराबर। तो बना, तो ये अपन इसको क्या कर देंगे, एक जीरो तो कैंसिल आउट हो गया। ऊपर जो बचेगा मेरे पास में वो कितना बचेगा, 1000 बटे में आ गया 20, ये कैंसिल आउट करेगा तो बोलो कितना आ रहा है, 50 एम्पियर आ रहा है। ये बात भी सही बोल रहा है, बहुत बढ़िया बात। हाँ, दूसरी बात देखो, अपने पास वी एस का जो वैल्यू आया था, वो वी एस आउटपुट वोल्टेज 1000 वोल्ट है। चलो भाई आउटपुट पावर की बात कर लो। आउटपुट पावर की बात करेंगे तो अपन लोग ये बोल सकते हैं कि अपने पास में वी एस इंटू आई एस होगा। चलो भाई आउटपुट पावर बोलो कितना है, आउटपुट पावर मेरे पास में है, ठीक है, आउटपुट पावर। अच्छा, वी एस कितना आया था मेरे पास में, वी एस आया था मेरे पास में 1000, इंटू में बोलो कौन आएगा, आई एस आएगा। तो अपने पास आई एस का वैल्यू निकालेंगे तो 9 एम्पियर आता है। इसका मतलब अपने पास में ऑप्शन 4 जो होगा वो इनकरेक्ट आंसर। सारा ही सोल्व करवा दिया है, बहुत बढ़िया। पी इनपुट पी आउटपुट, पावर का मतलब वोल्टेज इंटू करंट होता है। वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे। पहले वोल्टेज निकाल लिया, पावर गिवन है, इससे करंट निकाल। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, एलसीआर देखो, एलसीआर सीरीज सर्किट पे कितने सवाल आ रहे हैं, अभी भी तुम इसको तैयार नहीं करोगे तो मूर्खता है। एलसीआर सीरीज सर्किट हैविंग द वैल्यूज ऑफ एलिमेंट, ये गिवन है 3 हेनरी 27 माइक्रोफेरेड, आर का वैल्यू है 7.4 ओम के बराबर। द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस एट ए गिवन फ्रीक्वेंसी कैन बी इंक्रीज्ड बाय। शार्पनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, देखो शार्पनेस का मतलब क्या होता है, बात सुनो। कुछ बातें होती है, क्यू फैक्टर होता है एक तो,
क्यू फैक्टर शार्पनेस को डिफाइन करता है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ होता है। और बैंडविड्थ का फॉर्मूला मैंने आर बाई एल बताया था, 1/r/l हो गया। तो अगर मैं आर की वैल्यू को कम कर दूं तो क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आर की वैल्यू कम करने से याद करो मैंने क्या आया था, बैंडविड्थ कम हो जाता है। और बैंडविड्थ कम हो जाएगा इसका मतलब क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाएगा, शार्पनेस बढ़ जाएगी। इसका मतलब अपने पास एक ही ऑप्शन है, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ ऑप्शन नंबर। ढंग से पढ़ लेना थ्योरेटिकल एक बार, एलसीआर सीरीज सर। क्योंकि मैं तो देखो उस हिसाब से बता रहा हूँ जिस हिसाब से आपकी तैयारी है, क्योंकि आप लोग TIR 2 देना चाह रहे हैं। मैं पूरा टॉपिक तो पढ़ाऊंगा नहीं, मैं तो डायरेक्ट कनेक्ट करूंगा कि क्वेश्चन ऐसे आ गया और तुम्हारा ढंग से पढ़ा हुआ है तो कनेक्ट ऐसे करना है। मेरा ये मोटिव है। क्वेश्चन नंबर है 21, पीएच कर्व एंड एरिया रिलेटेड एस। देखो बात सुनो, इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड आया, मैग्नेटिक फील्ड में कोई मटेरियल रख दिया। दो चीजें होंगी देखो। तो अपने पास में पहले से यहाँ पे एक तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रेजेंट था, बिल्कुल प्रेजेंट था, पी नोट था। इसको अपन लोग म्यू नोट एच लिखते हैं। फिर मटेरियल में भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी आई तो इसने भी अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया। वो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन आया। तो दोनों की वजह से एक नेट मैग्नेटिक फील्ड बना इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, और इसको अपन लोग लिखते हैं म्यू नॉट एच प्लस आई आ गया। तो एक बात सोचो ध्यान से, तो अपने दो फील्ड आ गए देखो। एक तो किसके कारण था, जो पहले से था, इसको अपन ने बी नोट बराबर म्यू नोट एच लिखा हुआ था। अब अपने पास में बी में दोनों आ गए, बोलो कौन कौन से आ गए, बी भी आ गया और आई भी आ गया। अच्छा, एक आई तो किसके कारण है, मटेरियल के कारण है, मटेरियल के कारण है। तो अगर मैं ओनली आई एच में ग्राफ बनाता हूं तो आई तो किसका है, ओनली मटेरियल का है। और बी कौन है बताओ, बी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, तो नेट तो ज्यादा हुआ ना। इसका मतलब जो बी में और अपने पास एच में ग्राफ बनेगा उसका एरिया ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू आई और एच। आई ओनली किसके कारण है, आई तो ओनली मटेरियल के कारण है। और ओनली मटेरियल के कारण जो फील्ड बनेगा वो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड से कम होगा। इसका मतलब आई एच का ग्राफ हमेशा एरिया कम कवर करेगा किसकी तुलना में, बी एच के। तो एरिया ऑफ आई एच कर्व लेस देन एरिया ऑफ बी। इज दिस क्लियर। क्वेश्चन नंबर है 22, क्या होता है भाई, टू प्रोटेक्ट द मशीन ऑफ ए वॉच फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट्स बॉक्स शुड बी मेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कौन सा मटेरियल आएगा, फेरोमैग्नेटिक। क्या करता है फेरोमैग्नेटिक, किसी भी फील्ड में रखते हैं अगर कैविटी बना के, तो उसके अंदर फील्ड जो होता है वो इंटेंस हो जाता है। इसका मतलब बाहर जो फील्ड लाइंस स्प्लिट हो रही थी वो पूरे को अपने अंदर खींच लेगा, तो अंदर एक फील्ड फ्री स्पेस बन जाएगा। इसको पढ़ भी लेना, इसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग बोलते हैं। एक बार मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, टॉपिक आप लोग पढ़ लेना। जनरली अपने दिमाग में ये आंसर आता है डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक रिपेल करता है फील्ड लाइंस को। इसका रीजन ऐसा नहीं है, इसका रीजन है पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर उसके अंदर की फील्ड लाइंस ज्यादा इंटेंस हो जाती हैं। इंटेंस होने का मतलब हो गया बाहर वाले फील्ड को भी वो अपने अंदर खींच लेता है, ऐसा अपन बोलते हैं थ्योरेटिकली। मैकेनिज्म उसका अलग है। तो अपन लोग ये बोल सकते हैं जो मटेरियल होगा वो बताओ कौन सा मटेरियल होगा, फेरोमैग्नेटिक, है ना। ज्यादा फील्ड इसके अंदर मोर इंटेंस हो जाता है। तो ये एक बार याद रखने का तरीका बताया आप। बाकी टॉपिक आप पढ़ेंगे, तैयारी करना बढ़िया से। चलो भाई, ये क्या बताना है देखो खुद कर लोगे। ईच टर्न ऑफ 100 टर्न्स कॉइल इज गिवन बाय टी क्यूब माइनस 2t। फ्लक्स वेरी कर रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, बोलो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, माइनस का डी बाई डी टी ऑफ फाई नेट। या फाई नेट बोलो क्या होगा, एन फाई। एन तो आ जाएगा बाहर, यहाँ आ जाएगा डी फाई बाई डी टी। तो अपने पास में फाई का वैल्यू गिवन है, बोलो फाई कितना है, टी क्यूब माइनस 2t है, यहाँ रख दो भाई साहब। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, बताओ कितने हैं, 100 इंटू डी बाई डी टी ऑफ, यहाँ का आ जाएगा टी क्यूब माइनस 2t। सॉल्व करो, आंसर कर दो, इतना तो तुम कर ही सकते हो, कोई बड़ा काम है। ओके, क्वेश्चन नंबर है 24। ठीक है, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी 1 हेनरी इंडक्टेंस ऑफर सेम इंपीडेंस एज 1 माइक्रोफेरेड। देखो इंडक्टेंस क्या ऑफर करता है, एक्सएल करता है, एक्सएल बराबर ओमेगा। ये कह रहा है किसके बराबर आना चाहिए, एक्स सी। अपने पास ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी। अपन लोग बोल सकते हैं ओमेगा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। ओमेगा का वैल्यू क्या आएगा, 1/√LC। ये वही फ्रीक्वेंसी है ना जहां पे दोनों बराबर हो जाते हैं। और LCR सीरीज सर्किट किसकी तरह बिहेव करता है, रेजोनेंट सर्किट की तरह बिहेव करता है, आर सर्किट की तरह बिहेव। ओके जी, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है देखो ध्यान दो। स्क्वायर लूप है, साइड इसकी 22 सेंटीमीटर है, चार्ज चेंज टू ए सर्कल इन 0.4 सेकेंड। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला, द ईएमएफ इंड्यूस्ड। होता क्या है अभी देखो ध्यान दो, कि आपके पास में स्क्वायर था और उसका आपने क्या बना दिया, आपने एक सर्कल बना दिया। सर्कल बना दिया तो एरिया में चेंज आया, एरिया में चेंज होगा इसका मतलब फ्लक्स में चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज होगा तो डेल्टा फाई को अपन लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा फाई को क्या लिख सकते हैं,
अपन लोग ऐसे बोल देते हैं एरिया ऑफ सर्कल, ऐसे लिखता हूं बी इंटू में एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना। माइनस माइनस जो भी कम ज्यादा आएगा एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बी का वैल्यू अपने को गिवन है, एरिया ऑफ सर्कल बोलो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। वोल्ट में आंसर गिवन है। अच्छा, पाई आर स्क्वायर अपने पास में ये आ गया, तो सबसे पहले तो आर निकालना पड़ेगा। अब देखो अपने पास में स्क्वायर लूप है, साइड कितना है इसका 22 सेंटीमीटर है, तो अपने पास में टोटल अगर मैं इसको लिखूंगा तो 0.22 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है। अब टोटल अगर इसकी सरकमफेरेंस लिखें तो 4L होता है, तो 4L बराबर अपने पास में कितना आएगा, 4 इंटू 0.22 आ गया है। ठीक है। अब ये जो सरकमफेरेंस है ये सर्कल की सरकमफेरेंस के बराबर है, बिल्कुल सही बात है। तो 0.22 इंटू में 4 जो आएगा वो 2 पाई आर के बराबर आएगा। अब देखो मैं क्या करूंगा, पाई की वैल्यू रखूंगा 22/7, इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा, तो ये मेरे पास में आ गया आर की वैल्यू आ गई। अब मैं यहां से क्या लिखूंगा बताओ, बी इंटू में यहाँ पे कौन पाई आर स्क्वायर, माइनस में कौन एल स्क्वायर, ये तो आ गया चेंज इन एरिया के बराबर, ये फ्लक्स में चेंज आ गया। अब अगर मैं ईएमएफ लिखूंगा तो बोलो क्या आएगा, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। बोलो डेल्टा फाई का डेल्टा टी का वैल्यू कितना गिवन है, डेल्टा टी गिवन है 0.4 के बराबर, यहाँ वैल्यू रख दें। तो क्लियर। अब देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, माइनस का डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है। अगर डेल्टा फाई यहाँ से नेगेटिव आएगा तो ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ईएमएफ क्या हो जाएगा। कैलकुलेशन तो कर लो यार, आप बात कम कर ही सकते हो। कैलकुलेट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद में आंसर पोस्ट किया करो, देवताओं हमारे लिए बहुत सही कर रहा हूँ, हमारे ही काम का काम है, ठीक है। मैं तो अप्रिशिएट करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए कि सर यार मतलब इस हेल्प से आपने ना बड़ा काम कर दिया, है ना। अप्रिसिएशन सुनने के मूड में मैं तुम्हें देना चाहिए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर है 20। प्योर इंडक्टर एसी सोर्स गिवन करंट लेग्स फ्रॉम पाई/2, पाई/2 ही होता है करंट में, और वोल्टेज में कितने का डिफरेंस होता है पाई/2, है जानते होंगे इतनी बात तो। क्वेश्चन नंबर है 27, क्या कह रहा है देखो, एलसीआर सीरीज सर्किट है, ऑन इंक्रीजिंग द कैपेसिटी 4 टाइम्स, मतलब कैपेसिटेंस को बोल रहे हैं 4 टाइम्स कर दिया, द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इन ऑर्डर टू कीप द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड विल बी। बोलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/√LC होता है। अगर मैं इसको 4 टाइम्स कर दूंगा तो मुझे इसको L/4 करना पड़ेगा, है ना। तो आंसर बोलो क्या आ गया, L/4। अब ये क्या ही बताऊं यार मैं। क्वेश्चन नंबर है 28, देखो एसी वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी अक्रॉस ए प्योर कैपेसिटर, द करंट इन द कैपेसिटर विल बी। याद करो कैपेसिटर में वोल्टेज लेगिंग भी होता है करंट से, तो करंट जो होगा वो लीड करेगा, कितने फेज से लीड करेगा, पाई/2 से। क्वेश्चन ड्राइव करते हैं अपन लोग, जैसे लिखते हैं कि भाई अपने वोल्टेज लगाया V0 साइन ओमेगा टी, तो करंट अपने पास में जो आएगा, तो अपन याद करो किसी इंस्टेंट पे चार्ज मान लेते हैं, dq/dt निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस निकालते हैं। तो देखो कितने आसान से सवाल पूछे हैं, इनको अपन यूं उड़ा देते हैं। एल में भी फेज पूछा है, सी में भी फेज पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ गया 29, ये तुम्हारे ही करने लायक है, मैं करवा चुका हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन था अपने इस स्लाइड का, आप लोग खुद से सॉल्व कर लें। बहुत बढ़िया बात है, आंसर आप लोग पोस्ट करना, डेटा मैं आप सबको बता चुका हूं। अगली स्लाइड में अपन मिलेंगे ऑप्टिक्स के टॉपिक। कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है करके। आज वाले लेक्चर में वॉइस लैगिंग आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, आप तो सॉल्यूशन पे ध्यान दो। इस क्लियर, ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।